अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक कदरे पुराने नावल पे गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये एक फ्रांसीसी नावल है जिसका नाम है द हॉर्समैन ऑन द रूफ और इसे लिखा जॉन जियोनो ने, जो अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर लिखारी थे और काफ़ी कस्मपुरसी की हालत में इनकी ज़िंदगी शुरू हुई और बाद में मारूफ फ्रांसीसी मुसन्निफ आंद्रे जेत ने भी इनकी आनत की, जिसकी वजह से ये अपने शुरू के नावल छाप सके। बहरहाल इनको बाद में बहुत शोहरत मिली, दिलचस्प आदमी थे। 1995 में एक फिल्म बनी इसी किताब के ऊपर, एक बड़ी अच्छी फ्रांसीसी फिल्म जिसमें जूलियट बिनोश एंड ओलिविया मार्टिनेज थे। अब चूंकि किताबों का और तहरीर का और आर्ट का और मौसीकी का और फिल्म का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, हुआ कुछ यूं कि चंद दिन पहले मेरी नज़रों के सामने से, मेरे जहन में, मेरी याददाश्त से कुछ ऐसे अक्स आए, इमेजेस आए उस फिल्म के, चूंकि बहुत खूबसूरत उसकी सिनेमाटोग्राफी और अक्कासी है, जिनसे मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं ये किताब अपनी लाइब्रेरी में मेरी मौजूद है तो क्यों ना मैं इसको पढूं। और हमेशा की तरह ये बात साबित हुई कि एक उम्दा किताब इतनी तहें रखती है, इतनी प्रोफाउंड होती है, उसके अंदर इतना टेक्सचर होता है कि अच्छी से अच्छी फिल्म भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाती। सो कि ये एक अच्छी फिल्म है लेकिन किताब उससे बहुत ज्यादा बरतर है। तो इस किताब पे मैंने सोचा बात करूं, चूंकि कई दफा बहुत अच्छी किताबों का तस्करा होना खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है, उनको भुला दिया जाता है। तो मुझे बहुत मजा आया इस किताब पढ़ने का और इसका जो बुनियादी किरदार है वो 21-22 साल का नौजवान अतालवी कर्नल ऑफ द हुसार्स है और वहां के उमरा से उसका ताल्लुक है और वो फरार हुआ है इटली से और फ्रांस में वो दाखिल हो चुका है, चूंकि वहां पे अतालवी लोग जंग आजादी लड़ रहे हैं ऑस्ट्रियन एम्पायर के खिलाफ और उसके खिलाफ साजिश हुई, उसको मारने की कोशिश की गई, वो अपनी जान बचा के भागा है और साथ ही साथ वो सरमाया इकट्ठा करना चाहता है इस जंग के लिए। और जब वो फ्रांस दाखिल होता है अलबत्ता, तो वो वहां पे एक बड़ा अजीबोगरीब और खौफनाक माहौल है और वो इसलिए कि ये वबा का साल है। 1832 में हैजे का जो की वबा एशिया से निकली और फिर यूरोप में पहुंची और हजारों लाखों लोग उसमें मर गए, ये वो जमाना है। सो ये तमाम कहानी एंजेलो पार्दी के सफर की कहानी है फ्रांस में, खासतौर पे प्रोवांस के सूबे में, और वो भी वबा के दिनों में, इस कॉलरा एपिडेमिक के दौरान, इस इंतहाई खौफनाक कॉलरा एपिडेमिक के दौरान। इस किताब की सबसे बड़ी खसूसियत इसका अंदाज़े बयान है, चाहे वो प्रोवांस की अक्कासी है, वहाँ की दरिया, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ के मैदान और जंगल, बहुत खूबसूरत उसकी अक्कासी की गई है। और इसके अंदर चूंकि वहाँ पे एक तरह की कहत साली भी फैली हुई और बहुत खुश्क और गर्म मौसम है, उसका जो तासुर खासतौर पे पैदा किया गया है। लेकिन जाहिर है चूंकि वबा के दिनों की कहानी है, असल जो इसकी खास बात वबा की डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो किस तरह से फैलती है, किस तरह से वो मुख्तलिफ लोगों में उसकी अलामतें पैदा होती हैं, किस तकलीफ से इस हैजे की बीमारी में वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, किस तरह से शहर वीरान होते हैं, किस तरह घरों में लाशें पड़ी होती हैं और फिर वो मस्क हो जाती हैं, किस तरह से हर तरफ एक नफसा नफसी का आलम है। ये जो दहशत का और वहशत का समा जो है, किस तरह से लोगों का पीछा कर रही है मौत और शहर के शहर उजड़ रहे हैं, ये कमाल है जो कि यहाँ पे बयान किया गया है। मेरा ख्याल में बेहतर होगा अगर मैं एक इक्तबास पढ़ूं ताकि आपको मजीद अंदाजा हो जो खौफ का माहौल और खौफ का जो मूड है इस किताब में। Those nocturnal patrols at 3 in the morning through a town desolated by the epidemic were as gloomy as could be. Most of the street lamps were out, only a few were still kept going. Angelo carried a lantern. He rang his bell only at jerky intervals, between which there stretched a silence rendered still more silent by the twittering of the nightingales and the nun's heavy tread as she dragged her huge shoes over the cobbles. Night encouraged selfishness. People brought their dead down into the street and threw them on the pavement. They were in a hurry to get rid of them. They even went so far as to leave them on other people's doorsteps. They parted from them in every possible way. For them, the main thing was to drive them away as quickly and as completely as possible from their own homes, to which they quickly returned and hid. Sometimes, beyond the halo of the lantern, in the half-darkness, Angelo saw pale shapes fleeing, agile as the beasts that leap into the thickets of the woods. Doors shut slowly, creaking. Bolts were rammed home. Nobody called. The bell, which Angelo swung every now and then,
rang in a pure void. Nobody wanted help. Night permitted everyone to look out for himself. They did so in the same way. Nobody found a better one. Did they love one another? Said Angelo. Lord, no, said the nun. In a town like this, though, there are surely people who loved one another. No, no, said the nun. अब आपको अंदाजा होता है यहाँ पे कि क्या नफसा नफसी है, और जब वबा फैल जाती है तो लोग अपने प्यारों की बीमार हालत से बचने की कोशिश करते हैं, उनकी लाशों को जल्द से जल्द अपने घर से निकाल के बाहर करना चाहते हैं, चूंकि उनको खतरा है कि वबा का शिकार कहीं वो भी नहीं हो जाए। हर तरफ शक फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को शुबे की निगाह से देखते हैं, उनको लगता है कि किसी से भी उनको ये बीमारी लग सकती है, और फिर वो बीमारी कैसे फैलती है वो भी एक मिस्ट्री है, चूंकि मेडिकल साइंस अब तक इतनी तरक्की नहीं कर चुकी। हर तरह की अफवाहें हैं, हर तरह के तोहमात हैं, हर तरह की बातें हैं जो इर्द गिर्द फैल रही हैं, और बातें फैलने के लिए तो अमूमन कोई बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीज की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तो वाकई हालात इतने अजीबोगरीब हैं, जिस तरह से, जिस तेजी से, जिन मुख्तलिफ तरीकों से लोग मर रहे हैं, और किस तरह से उनकी लाशें मस्ख हो रही हैं, और खौफनाक तरीके से ये तमाम मंजर हर तरफ आपको नजर आता है। लेकिन सिर्फ ये एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एक बयानिया नहीं है इन हालात वाकयात का। जब किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे वबा फैले, जैसे हमने भी पेंडेमिक की वबा देखी, लेकिन बहरहाल उसमें जो कुछ हुआ तब तक मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी थी, आगाही थी, मवासलात थी। अब आप सोचिए 1832 का और 1832 के अवाइल का, जब क्या ये किस्सा है, अर्ली 19th सेंचुरी में जब ये वबा फैली हुई, तो और भी ज्यादा ये फलसफियाना सवाल पैदा होते हैं कि जिंदगी की हकीकत क्या है, और इंसानी जिंदगी की वक़्त क्या है, मौत क्या शय है, और किस तरह से घर के घर उजड़ जाते हैं, और मासूम लोग भी मर जाते हैं, और गुनाहगार भी मर जाते हैं। तो क्या ये सब कुछ बेमकसद है? हयात का कोई मकसद भी है? किसी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोई तुक भी है? मोरालिटी भी कोई चीज है? और इर्द गिर्द फिर आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कानून का तसल्लुत कमजोर पड़ रहा है, और अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और हर तरह से जराइम बढ़ रहे हैं, तो फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि क्या फायदा है जब कल को मर ही जाना है कि हम कवायद के मुताबिक कोई जिंदगी गुजारे। हर शख्स एक इंतहाई खुदगर्जी के आलम में है। अच्छा, लेकिन साथ ही एंजेलो पार्डी को एक बड़ा रहमदिल फ्रांसीसी डॉक्टर भी मिलता है, जिसकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो हर घर में घुस के अगर उसे कोई शख्स मिल जाए जो अभी मरा नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो उसकी भी जान बचाई जाए। कुछ दवाइयां हैं जो उनके ख्याल में काम करती हैं। उनका ख्याल है कि जिस्म को गर्म रखा जाए और मालिश की जाए तो शायद उससे बेहतरी आए, और बहुत कमाल के सीन्स हैं इसमें जिसमें वो ये कोशिश करते हैं। लेकिन एंजेलो, जो कि वैसे ही रोमांटिक है, जो कि वैसे ही आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो इस डॉक्टर से बड़ा मुतासर होता है। जहां हर तरफ बदी और धोखा और खुदगर्जी फैली हुई है, वहां ऐसे लोग भी हैं। लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनलिटी बढ़ गई है, जराइम हो रहे हैं, डाकू जो हैं वो आपको लूट लेते हैं, वो फौजी जिनको शहरों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है वो भत्ता लेते हैं, और इसके अलावा करंटीना के लिए जो बहुत सी जगहें मुख्तस की गई हैं, चाहे वो खानकाहें हों, चाहे कोई और जगह हो, चूंकि इतने ज्यादा अच्छी ना सफाई के हालात हैं, ना साइंस की तालीम है, अक्सर लोग जो क्वारंटीन में जाते हैं बजाय महफूज रहने के वो मर जाते हैं। इसलिए हर कोई खौफ खाता है क्वारंटीन में जाने के लिए, और वहां पे भी जो लोग हैं, चाहे वो नन्स हैं या पादरी हैं या कोई फौजी हैं या दूसरे लोग हैं, उनमें से भी कई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो अंदर जाए वो जिंदा वापस ना आए, ताकि उसका जो भी मालो असबाब है उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाए। सो इस किस्म के हालात में बहुत से मॉरल फिलोसॉफिकल सवाल भी उठते हैं, और जाहिर है एक बका की जंग भी है जो एंजेलो पार्दी यहाँ पे लड़ रहा है, जो इस खित्ते में से गुजर रहा है, जो फौजी दस्तों को और डाकुओं को और वो लोग जो कि इंतहाई बीमार हो चुके हैं उनसे अपने आप को बचाता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन उसकी बुनियादी जो सरिश्त है वो ये है कि लोगों की मदद करें। अच्छा, अब इसके अंदर द हॉर्समैन ऑन द रूफ नाम कहाँ से आया? तो मेनोस का शहर जहां से मुसन्निफ का भी ताल्लुक था, वहां पे जब ये किरदार एंजेलो पार्दी पहुंचता है तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। उनका ख्याल है कि जो फाउंटेन्स या फवारे हैं पानी के उसमें भी लोग जहर मिला देते हैं। कई लोगों को शक है कि सरकार ये सब लोगों को मरवा रही है। कई लोगों का ख्याल है कि ये एक नागहानी अजाब है जो उन पे नाजिल हुआ है। तो बहरहाल लोग किसी भी नौबारत को शक की निगाह से देखते हैं और उनके हत्थे एंजेलो पार्दी चढ़ जाता है और वो तकरीबन मारा जाता है। वो उसको बाकायदा लिंच करने की कोशिश करते हैं। वो जान बचा के भागता है और एक मकान जिसके अंदर तमाम लोग मर चुके हैं, उनकी लाशें मस्क हो चुकी हैं,
उस खौफनाक मंजर से गुजरता हुआ वो छत पे पहुंच जाता है और फिर वो छत पे बना लेता है। और वो जो छतों का मंजर है और एक हॉर्समैन जो कि वो है अब छत के ऊपर है, तो इसलिए वो हॉर्समैन ऑन द रूफ है। और वहां से जब वो नीचे देखता है तो या तो बहुत ही ढलान है और एक गहरी वहां पे डेप्थ है जिसकी वजह से वो गिर सकता है नीचे, या फिर उसे गलियों में नीचे लोग नजर आते हैं जो बेकाबू हो चुके हैं खौफ की वजह से, दहशत की वजह से, और वो किसी को भी मार सकते हैं। सो ये जो मंजर कशी है छतों के ऊपर उसके फलांग के इधर उधर जाने की, और वहां पे जो बहुत से परिंदे हैं जो कि इतने भूखे हैं या उनको आदत है इंसानी लाशों को खाने की कि वो आप पे हमला कर देते हैं। ये बाकायदा एक बड़ी दिलचस्प इसके अंदर एक थीम है कि जानवरों के ऊपर वबा के दिनों में क्या असर पड़ता है, क्योंकि उनको इतनी आदत पड़ चुकी है, चाहे वो तितलियां हैं जो कि लाशों के ऊपर फिर रही हैं, या कव्वे हैं, या कुत्ते हैं, वो भी एक बहुत खौफनाक तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं, क्योंकि हर चीज बदल चुकी है, जो पहले थी वैसे नहीं है। अच्छा, इन्हीं छतों को फलांगते और इधर उधर जाते हुए एंजेलो पार्दी को एक खिड़की में एक खातून नजर आती है जो अपने हाथ में मोमबत्तियां लेके वहां से गुजर रही है। उसको बड़ी हैरत होती है, क्योंकि हर कोई वहां पे इर्द गिर्द मौत का मंजर है, तो ये कैसे बच गई, और वो उसको पनाह देती है और उनके दरमियान एक ताल्लुक कायम होता है। वो भी एक बड़ी बाहिम्मत खातून है जो वहां पे इस वक्त पनाह लिए हुए है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उनका आपस का ताल्लुक भी बढ़ता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं। और बहुत शिवलरी से एंजेलो पार्दी उसको लेके उसके घर पहुंचाने की कोशिश करता है, और साथ साथ वो कोशिश कर रहा है कि वो मुल्क को क्रॉस करके वापस इटली चला जाए। तो ये जो एक उनका रोमांटिक कनेक्शन है जिसमें एंजेलो पार्दी इंतहाई शिवलरस है, या ये जो एक जनरल रोमांटिसिज्म की नोशन है जिस तरीके से वो दुनिया को देखता है, जो वो वैलर और हीरोइज्म और आजादी की बात करता है, उसकी वजह से ये किताब एक एडवेंचर रोमांस है। और फ्रांसीसी अदब की आला तरीन जो ट्रेडिशन है रोमांटिक एडवेंचर की, जैसे अलेक्जेंडर ड्यूमा, और अगर आप विक्टर ह्यूगो का भी सोचें और बहुत से और मुसन्निफीन का, तो उनकी भी यहाँ पे झलक मिलती है। एडवेंचर इसलिए भी है कि वबा से फरार कर रहे हैं, वबा से डरे लोग, दहशतज़दा जो लोग हैं उनसे फरार कर रहे हैं, ये अपने दुश्मनों से फरार कर रहे हैं, जराइम पेशा लोग जो रस्ते में हैं उनसे भी ये फरार की कहानी है। और फिर करंटीना जो हर जगह पे एक फंदे और एक ट्रैप की तरह नजर आती है, क्योंकि उसमें अगर आप चले जाएं तो आप बाहर नहीं निकल सकते, उससे भी एक फरार की ये कहानी है। और मेरा ख्याल में अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने फलसफियाना सवालों, फ्रांस के उस अहद और उस खित्ते के अंदर की जो मंजर कशी है, और ये वो जमाना था जब जॉन यूनो ने ये सोचा कि मैं इस तरह की कहानियां लिखूं स्टेंडाल से मुतासिर होके, जो कि एक सियाको सबाक को पूरी तरह से जकड़ लें। ये एक उस लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प और यादगार किताब है। बहुत शुक्रिया।